हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माधव इंग्लिश पॉइंट। आज हम जो डिस्कस करेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 2 पार्ट हम बना चुके हैं अबाउट द पोएट के बारे में। अबाउट द पोएट में फर्स्ट जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया अबाउट द पोएट में, अबाउट द पोएट में हमने डिस्कस किया। फर्स्ट जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में पर्सनल लाइफ क्या रही मिल्टन की, जॉन मिल्टन कैसी रही, क्या घटित हुआ लाइफ में, वो डिस्कस किया। सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया जो वर्क्स, जो रचनाएं मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी उनके बारे में। आज हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट होगा अबाउट द पोएम में थर्ड पार्ट में पोएम पर डिस्कस करेंगे कि पोएम को कब लिखी गई थी, कब उसको पब्लिश किया गया, उसका टाइटल क्या था और वो किस फॉर्म में है, वो किस में लिखी गई है, किस मीटर में लिखी गई, ये सारी चीज़ें आज थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो ये है आज का थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में अबाउट द पोएम, ठीक है। अबाउट द पोएम में लिखें This poem was written in 1652। 1652 में इस पोएम को लिखा गया आफ्टर द ब्लाइंडनेस ऑफ द पोएट। कवि की ब्लाइंडनेस के बाद, जब कवि ब्लाइंड हो गया था, कवि जब 1652 में एट द एज ऑफ 44, जब 44 साल की एज पर जब पोएट क्या हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है, तो वो जो अपनी ब्लाइंडनेस है उसको इस पोएम में एक्सप्रेस करता है ऑन इस ब्लाइंडनेस में। तो ये पोएम जो लिखी गई थी, दिस पोएम वाज रिटन इन 1652 में इस पोएम को लिखा गया, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट था इट वाज पब्लिश्ड, इसको पब्लिश किया गया था इन 1673 में, और 1673 में इसको पब्लिश किया गया अंडर द टाइटल सोनेट 19 टाइटल से सबसे पहले 1673 में इस पोएम को पब्लिश किया गया। 1652 में लिखा गया, 1673 में इसको पब्लिश किया गया, और जब पब्लिश किया गया 1673 में, तब ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोएम है इसका टाइटल था सोनेट 19। क्या था? सोनेट 19, ठीक है ना। सोनेट 19 इस पोएम का क्या था? टाइटल था। अब जो प्रेजेंट टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो किसके द्वारा दिया गया और कब दिया गया? द प्रेजेंट टाइटल on his blindness was given by a bishop named Newton। एक बिशप था, बिशप को हम क्लर्जीमैन, पादरी बोल सकते हैं, एक लर्न मैन था, उसके द्वारा, जो न्यूटन नेम का था, उसके द्वारा एक प्रेजेंट टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस, द प्रेजेंट टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज गिवन बाय बिशप नेम्ड न्यूटन इन 1773 आफ्टर 100 years ऑफ इट्स पब्लिकेशन। लगभग 100 साल पहले इसका पब्लिकेशन हुआ था 1673 में, और 100 साल बाद 1773 में एक बिशप हुआ न्यूटन नाम का, उसके द्वारा ये टाइटल दिया गया ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है।
ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो टाइटल दिया गया एक बिशप, न्यूटन नाम के एक बिशप के द्वारा दिया गया। अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, द सबटाइटल ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का जो सब टाइटल है इज माने है इट्स फर्स्ट लाइन, और सब टाइटल जो है इस पोएम का, इसकी फर्स्ट लाइन है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, और ये इस पोएम का क्या है, सब टाइटल है, ठीक है ना। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, सब टाइटल ऑफ दिस पोएम इज इट्स फर्स्ट लाइन, इसकी पहली लाइन है, जो पहली लाइन जिस लाइन से ये पोएम स्टार्ट होती है, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा अबाउट द पोएम में, इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है क्योंकि इसमें अपने पर्सनल जो प्रॉब्लम थी, पर्सनल जो विचार थे, पर्सनल आइडियाज़ थे, अपनी पर्सनल लाइफ के पर रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ पर इस पोएम को लिखा गया है। तो ये पोएम क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में पोएट ने इसमें बताया गया है कि ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस ही इज़ इनेबल टू राइट एनी पोएट्री, कि वो कोई भी पोएट्री लिखने में क्या है, असमर्थ है, ठीक है ना। एनी क्रिएटिव टास्क, कोई भी रचनात्मक कार्य करने में असमर्थ है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है, ठीक है। इट इज अ रिलीजियस पोएम, ये एक रिलीजियस भी पोएम है क्योंकि यहाँ इस पोएम में पोएट गॉड को सुप्रीम मानता है। लास्ट में जब सेस्टेट पार्ट में जाता है तो वह गॉड को सुप्रीम मानता है कि गॉड सुप्रीम है, ठीक है, सब कुछ उसकी मर्जी से चलता है। तो इट इज ए रिलीजियस पोएम भी है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन, और इसको फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है। इट इज रिटन इन, जैसा कि आई आ रहा है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। इट इज़ रिटन इन फर्स्ट पर्सन, और इसको फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है। तो फर्स्ट पर्सन में जब लिखा गया है तो सीधी सी बात है कि ये पोएम कैसी है, ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट। इट इज़ रिटन इन फर्स्ट पर्सन, और इसको फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सोनेट। ये जो पोएट है, ये जो पोएम है, ये पोएम क्या है, एक सोनेट के फॉर्म में है। ये एक सोनेट है। सोनेट क्या होती है, एक पोएम होती है 14 लाइन्स की, उसको बोलते हैं सोनेट, जिसमें राइम भी होती है। तो ये किस फॉर्म में है, सोनेट के फॉर्म में है। अब हम मिल्टन की बातें करें, मिल्टन रॉट 24 सोनेट्स। मिल्टन ने कितनी सोनेट्स लिखी, 24 सोनेट्स लिखी, ठीक है। जिनमें से 19 इन इंग्लिश, जिनमें से 19 जो सोनेट थी वो इंग्लिश में थी, एंड 5 इन लैटिन, और 5 जो पोएम जो थी वो किस में थी, लैटिन भाषा में थी। मिल्टन रॉट 24 सोनेट, मिल्टन ने 24 सोनेट लिखी, और इन विच 19 इन इंग्लिश एंड 5 इन लैटिन, और जो 5 जो थी वो लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी। इस तरीके से, ठीक है, ध्यान रखना, ये सोनेट फॉर्म है। अब सोनेट के बारे में बातें करते हैं। सोनेट क्या होती है, सोनेट एक 14 लाइन्स की पोएम होती है, ठीक है। अब इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, और ये जो पोएम है ये पेट्रार्कन सोनेट का क्या है, एक उदाहरण है। ये सोनेट को हम पेट्रार्कन सोनेट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि सोनेट एक 14 लाइन्स की पोएम होती है जिसमें राइम होती है, ठीक है ना, और रिदम भी होती है।
ठीक है। सोनेट के कई पार्ट्स होते हैं, कई काइंड्स होते हैं। इंग्लिश सोनेट भी होती है जिसे हम शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं। एक पेट्रार्कन सोनेट होगी जिसको हम इटालियन सोनेट बोलेंगे, मिल्टॉनिक सोनेट भी बोलेंगे, क्लासिकल सोनेट भी बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, और ये किसका एग्जाम्पल है? पेट्रार्कन सोनेट का एग्जाम्पल है। पेट्रार्कन सोनेट is also known as Miltonic sonnet, is known as Italian sonnet। पेट्रार्कन सोनेट को इटालियन सोनेट के रूप में जाना जाता है। क्लासिकल सोनेट, क्लासिकल सोनेट के रूप में जाना जाता है, एंड मिल्टॉनिक सोनेट के रूप में सोनेट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये अदर नेम है किसके? पेट्रार्कन सोनेट को। पेट्रार्कन सोनेट को हम इटालियन सोनेट बोल दो, क्लासिकल सोनेट बोल दो, या मिल्टॉनिक सोनेट बोल दो, बात एक ही है। तो ये जो पोएम है ऑन इज ब्लाइंडनेस, ये पेट्रार्कन सोनेट का क्या है? पार्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ठीक है। अब पेट्रार्कन सोनेट की पर बातें करें। पेट्रार्कन सोनेट क्या होती है? पेट्रार्कन सोनेट इज डिवाइडेड। पेट्रार्कन जो सोनेट होती है वो डिवाइड होती है इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 2 पार्ट्स कौन से? ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव और सेस्टेट में ये पोएम क्या होती है? डिवाइड होती है, ठीक है। एक ऑक्टेव पार्ट होता है और एक सेस्टेट पार्ट होता है। ऑक्टेव और सेस्टेट पार्ट में ये पोएम क्या होगी? डिवाइड होगी। कौन सी? पेट्रार्कन सोनेट, ठीक है। अब हम बातें करें ऑक्टेव क्या होता है। ऑक्टेव स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स। ऑक्टेव जो होता है वो 8 लाइन का क्या होता है? स्टैंजा होता है, ठीक है ना। स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 क्वार्टाइल्स, और ये 2 क्वार्टाइल में क्या होती है? डिवाइड रहती है। 2 चौपाइयों में इसको डिवाइड रहती है, ठीक है ना। इट्स राइम, और इसकी राइम होती है ए बी बी ए। ये एक क्वार्टन हो गया, दूसरा हो गया ए बी बी ए, ये दूसरा क्वार्टन हो गया। 8 लाइन्स हो गई, ठीक है ना। इट रिफर्स, ये रिफर करती है। इट रिफर्स, यहाँ में इट रिफर्स, ये रिफर करती है किसको? पेसिमिज्म को। इस तरीके से नहीं, ऑक्टेव पार्ट। इट इज नोन, इट इज नोन एज प्रॉब्लम पार्ट, और इसको प्रॉब्लम पार्ट के नाम से भी जानते हैं। ऑक्टेव पार्ट क्या होता है? एक प्रॉब्लम पार्ट होता है। ऑक्टेव में पोएट जो होता है अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करता है, अपने पेसिमिज्म को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। किसमें? ऑक्टेव पार्ट में। ऑक्टेव 8 लाइन का स्टैंजा होता है जो 2 क्वार्टाइल में डिवाइड होता है, जिसकी राइम होती है ए बी बी ए, ए बी बी ए, और इसको प्रॉब्लम पार्ट के नेम से भी जानते हैं। एक चीज़ और है ऑक्टेव पार्ट में, इट एक्सप्रेसेस, यह व्यक्त करता है पोएट्स पेसिमिज्म, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस पेसिमिज्म, और इसमें पेसिमिज्म को क्या किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है। अपनी निराशावाद को, अपनी निराशा को व्यक्त किया जाता है। किसमें? ऑक्टेव पार्ट में। तो ऑक्टेव पार्ट जो होता है वो पेसिमिज्म को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। ऑक्टेव पार्ट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉब्लम पार्ट। ऑक्टेव पार्ट को प्रॉब्लम पार्ट कहा गया, इन विच, जिसमें पोएट एक्सप्रेस हिज पेसिमिज्म,
जिसमें पोएट अपने पेसिमिज्म को, अपनी निराशा को क्या करेगा, व्यक्त करेगा, अपनी सैडनेस को व्यक्त करेगा, अपनी डिप्रेशन को व्यक्त करेगा, अपने फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, किसमें, ऑक्टेव पार्ट में। अब हम बातें करते हैं सेस्टेट पार्ट की। सेस्टेट पार्ट, सेस्टेट पार्ट, सेस्टेट, सेस्टेट में क्या होता है, सेस्टेट क्या है, अ स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स, 6 लाइन्स का स्टेंजा होता है, ठीक है ना, 6 लाइन का स्टेंजा होगा, डिवाइडेड इनटू 2 टर्सेट्स, और 2 टर्सेट में ये डिवाइड होता है। टर्सेट किसे बोलते हैं, अ स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स, 3 लाइन का क्या होता है एक स्टेंजा, उसको टर्सेट बोलते हैं। राइम स्कीम, और इसकी जो राइम स्कीम होती है वो सी डी ई या सी डी सी, ठीक है ना, या कभी पाई जाती है सी डी, ठीक है। इस तरीके से क्या पाई जाती है, इसकी राइम स्कीम पाई जाती है। 3 टाइप की राइम स्कीम होती है टर्सेट में, सेस्टेट पार्ट में। एक तो सी डी, ऑनेज ब्लाइंडनेस में जो पाई गई है सी डी पाई गई है फर्स्ट। सेकंड इसमें राइम स्कीम ये भी हो सकती है सी डी, या ऐसे भी हो सकती है, ठीक है ना। तो सेस्टेट पार्ट एक 6 लाइन का स्टेंजा होता है, डिवाइडेड इनटू 2 टर्सेट्स में होता है। राइम स्कीम सी डी, इट इज नोन एज सॉल्यूशन पार्ट, और इसको सॉल्यूशन पार्ट के रूप में जाना जाता है, इन विच, जिसमें पोएट एक्सप्रेसेस, पोएट व्यक्त करता है हिज ऑप्टिमिज्म को, इसमें आशावाद को। यहाँ उसे जो प्रॉब्लम थी ऑक्टेव पार्ट में, वो सेस्टेट पार्ट में उसका सॉल्यूशन उसे नज़र आता है कि इसका ये सॉल्यूशन है, तो यहाँ वो निराशावाद जो है वो आशावाद में परिवर्तित हो जाता, ठीक है ना। यहाँ उसको राहत मिलती है, ठीक है ना, यहाँ उसे क्या मिलती है, राहत मिलती है। तो ये हुआ क्या, क्या कहते हैं इसको, सेस्टेट, ठीक है। और देखिएगा और क्या चीज़ें होती हैं पेट्रार्कन सोनेट्स में। पेट्रार्कन सोनेट में एक सेजुरा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सेजुरा। ये क्या होता है, ठीक है ना, इट इज फाउंड, पहले तो ये पोएम में कहाँ पाया जाता है, इट इज फाउंड एट द एंड ऑफ ऑक्टेव पार्ट, ऑक्टेव पार्ट के एंड में पाया जाता है। सेजुरा कहाँ पाया जाता है, एंड, ऑक्टेव पार्ट के एंड में पाया जाता है। जो प्रॉब्लम चल रही होती है वो प्रॉब्लम स्टॉप होती है वहाँ। इट मीन्स, अब इसका मतलब क्या है, इट मीन्स, इसका मतलब है पॉज, इसका मतलब है जो चीज़ चलती आ रही है अब वहाँ पॉज लेना है, वहाँ विराम लेना है, ठीक है ना। इट मीन्स पॉज विच इंडिकेट, और वो पॉज इंडिकेट करता है, विच इंडिकेट्स, और वो पॉज इंडिकेट करेगा, विच इंडिकेट्स किसको, चेंज को, और वो इंडिकेट, विच इंडिकेट्स चेंज, और वो जो विच इंडिकेट्स चेंज, और वो जो पॉज आएगा वहाँ वो पॉज इंडिकेट करेगा कि अब क्या होने वाला है, थॉट में चेंज आने वाला है। अब तक हम निराशावाद की बातें कर रहे थे, अब ये थॉट किस में चेंज होगा, आशावाद में, ऑप्टिमिज्म में, पैसिमिज्म इनटू किस में होगा। एक तो होता है सेजुरा, सेजुरा का मतलब पॉज होता है कि एक पॉज आएगा, जो चीज़ चलती आ रही है वो एक पॉज, एक विराम चिन्ह आएगा, पंक्चुएशन मार्क आएगा, फुल स्टॉप, वहाँ वो चीज़ स्टॉप हो जाती है। एक पाई जाती है वोल्टा, वोल्टा, वोल्टा का मतलब क्या होता है, वोल्टा का मतलब होता है, वोल्टा पाया कहाँ जाता है, इट इज फाउंड इन द बिगिनिंग, it is found in the beginning
ऑफ सेस्टेट। ये सेस्टेट की बिगनिंग में पाया जाता है। जहाँ से सेस्टेट स्टार्ट होता है वहाँ क्या पाया जाएगा, वोल्टा पाया जाएगा। और वोल्टा का मतलब क्या होता है, इट मीन्स, इसका मतलब है चेंज इन थॉट, चेंज इन थॉट, ठीक है। अब सेजुरा का मतलब तो पॉज है, ठीक है ना, और वोल्टा का मतलब क्या है, चेंज इन थॉट है, विचार में परिवर्तन, ठीक है। बिल्कुल पास में ही होते हैं दोनों चीज़ें। ये पॉज होता है, एक पंक्चुएशन मार्क आएगा, जहाँ जो चीज़ चलती आ रही है वो स्टॉप होगी और उसके बाद में बिल्कुल डिफरेंट थिंग क्या होगी, स्टार्ट होगी, और वो जहाँ से स्टार्ट होगी वो क्या होगा, वोल्टा। ये दोनों चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, पेट्रार्कन सोनेट्स में पाई जाती हैं, और इसमें भी मिलेंगी ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, ठीक है। इन द मिडिल ऑफ 8th लाइन, 8वीं लाइन के बीच में, इस पोएम में 8वीं लाइन के बीच में सेजुरा पाया जाएगा, वहाँ से क्या होगा, वोल्टा स्टार्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ हुई। नेक्स्ट, अब ये है पोएम में, दिस पोएम इज रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर। और ये जो पोएम है वो किस मीटर में लिखी गई है, आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। यहाँ जो छंद यूज किया गया है वो आइएम्बिक पेंटामीटर है। आइएम्बिक पेंटामीटर का मतलब क्या होता है, पेंटामीटर का मतलब होता है 5 फीट, 5 फीट होते हैं। और आइएम्बिक का मतलब होता है कि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, ठीक है ना। इसमें आइएम्बिक पेंटामीटर में क्या होगा कि 5 फीट होंगे। कितने फीट होंगे, 5 फीट, ठीक है ना, 5 फीट होंगे। पहली बात तो 5 फीट में, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, 1 फुट में 2 सिलेबल होते हैं। 1 फुट बराबर क्या होते हैं, 2 सिलेबल। सिलेबल के बारे में मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, अभी बता देता हूँ। सिलेबल एक वर्ड या पार्ट ऑफ वर्ड होता है जिसमें हेड जो होता है वो बाउल साउंड होती है, ठीक है ना। वो एक सिंगल बाउल साउंड के लेफ्ट राइट में जो कॉम्बिनेशन होगा कॉन्सोनेंट का, उसको बोलेंगे हम सिलेबल। और 1 फुट में 2 सिलेबल होते हैं। अब उन 2 सिलेबल में, और ये कितना, इसमें पेंटामीटर में कितना फीट होंगे, 5 फीट। तो उस 1 फुट में 2 सिलेबल में फर्स्ट जो सिलेबल होगा वो अनस्ट्रेस होगा, सेकंड सिलेबल कैसा होगा, स्ट्रेस्ड होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो पेंटामीटर का मतलब 5 फीट हो गया। और आइएम्बिक का मतलब क्या हो गया, आइएम्बिक का मतलब हो गया अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस्ड, कि अनस्ट्रेस लेवल को फॉलो किया जाता है किसके द्वारा, स्ट्रेस लेवल के द्वारा। तो 1 फुट हो जाएगा ये, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का क्या हो जाएगा, 1 फुट। इस तरीके से कितने फुट होते हैं, 10 फुट होते हैं, वो सॉरी 10 सिलेबल होंगे और 5 फुट होंगे। तो 5 फीट, 5 फीट का जो मीटर होता है वो पेंटामीटर होता है। आइएम्बिक का मतलब है अनस्ट्रेस लेवल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल, कि एक पहले वर्ड पर क्या देंगे, अनस्ट्रेस होगा, थोड़ा कम दबाव लगेगा, दूसरे पे क्या लगेगा, ज़्यादा दबाव लगेगा। इस तरीके से फर्स्ट सेकंड अनस्ट्रेस इज फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल। तो ये पोएम जो लिखी गई है आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। 5 फीट 1 फुट में 2 सिलेबल होते हैं। आइएम्बिक अनस्ट्रेस सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल। आइएम्बिक का मतलब है पहले अनस्ट्रेस आएगा फिर स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो ये पोएम जो लिखी गई है वो आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। और चीज़ें देखिएगा, इस पोएम में एक एलुजन का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और वो एलुजन हुआ है टैलेंट में, टैलेंट। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी पुटअप होता है, हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच लाइन एलुजन इज फाउंड, कविता की कौन सी लाइन में एलुजन है। तो ये है 3rd लाइन में। कौन सी लाइन में, 3rd लाइन में, 3rd लाइन में एलुजन है, ध्यान रखना, टैलेंट में। अब यहाँ क्या होता है कि एक स्टोरी थी, इसको ये यहाँ में एलुजन एक बिब्लिकल बाइबल से ली गई एक स्टोरी है, और स्टोरी का टाइटल था, स्टोरी ली गई थी, एक चैप्टर था, चैप्टर 25 ऑफ द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, ऑफ द मैथ्यू। एक मैथ्यू
नेम का एक लॉर्ड था, वो लॉर्ड एक बार अपने स्टेट को छोड़कर बाहर जाता है तो उसके 3 सर्वेंट्स होते हैं और उन 3 सर्वेंट्स को वो कुछ टैलेंट दे के जाता है। टैलेंट जो थी इसमें, इस स्टोरी में, ये करेंसी है। क्या है? एक मुद्रा है, एक करेंसी है, एक मुद्रा है। और इस मुद्रा में 1 टैलेंट में होते हैं कितने मीना? 1 टैलेंट में होते हैं 60 मीना, 60 मीना, MINA। ये भी एक करेंसी है। और 1 मीना में होता है 1.5 पाउंड, 1.5 पाउंड होता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये करेंसी थी। तो उसके 3 सर्वेंट्स थे। 3 सर्वेंट्स में वो एक को 3 टैलेंट दे के गया। एक को क्या दे के गया? 3 बैग्स दे के गया ऑफ गोल्ड या टैलेंट। गोल्ड का मतलब वहाँ क्या थी? टैलेंट, ठीक है ना, उस मुद्रा के। और दूसरे सर्वेंट को 2 बैग्स दे के गया और एक सर्वेंट को 1 बैग दे के गया। अब हुआ क्या? वो दे के गया उनको, तो उन्होंने पहले और दूसरे सर्वेंट्स ने उसको डबल किया, लेकिन थर्ड जो सर्वेंट जो था, थर्ड सर्वेंट क्या करता है कि वो उसको डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो लॉर्ड आएगा, लॉर्ड आके मेरे को डांट लगाए, फटकार लगाए कि तूने इसको कहाँ वेस्ट कर दिया, ये कर दिया। तो वो क्या करता है? उसको ज़मीन में गाड़ देता है। और जब लॉर्ड आता है तो उनसे पूछता है, बताइए मैं आपको टैलेंट दे के गया, उसका क्या किया? तो वो बताते हैं, ये तो बताता है मैंने डबल कर दिया, कह दिया उसमें ना आपके उस चीज़ जो आप मेरे को विरासत में जो चीज़ दे के गए थे, मैंने उसको बहुत सुरक्षित रखा है। तो उसको डांट लगाते हैं, फटकार लगाते हैं कि तूने इसका यूज़ नहीं किया। ये इसी वजह से पोइट भी यहाँ रिग्रेट करता है इस पोएम में कि उसके गॉड ने उसको जो एबिलिटी दी है उस एबिलिटी का यूज़ नहीं कर रहा है ड्यू टू ब्लाइंडनेस, अपनी अंधा हो गया उस अंधेपन की वजह से। तो जब वो गॉड के पास जाएगा तो गॉड उसको रिब्यूक करेगा, चाइड करेगा, डांट लगाएगा, फटकार लगाएगा कि तेरे पास जो टैलेंट था उस टैलेंट का तेने यूज़ क्यों नहीं किया। तो इस पोएम में जो टैलेंट है, यहाँ इस स्टोरी में टैलेंट का मतलब तो करेंसी है, मुद्रा है, लेकिन इस पोएम में इस टैलेंट का मीन है पोएटिक टैलेंट। कैसा टैलेंट? पोएटिक टैलेंट की बातें करता है। पोएटिक टैलेंट मतलब राइटिंग ऑफ पोएट्री, राइटिंग ऑफ पोएट्री, पोएट्री को लिखने की कला, ठीक है। पोएटिक टैलेंट की यहाँ पर बात करता है। तो ये यहाँ पर एक एल्यूजन का यूज हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एल्यूजन जो हम क्या लगते हैं हिस्ट्री से कोई पॉइंट अपन लेते हैं तो उसको एल्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ टैलेंट वर्ड में एल्यूजन हुआ है जो 3rd लाइन में, इस पोएम की 3rd लाइन में। तो ये तो हमने डिस्कस किया अबाउट द पोएम। और भी 2-3 चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, 1-2 चीज़ें हुआ। और मेन पॉइंट जो है इस पोएम में, जो मेन पॉइंट है इस पोएम में, मेन पॉइंट्स जिनको हम थीम्स भी कह सकते हैं, मेन पॉइंट है ना। मेन पॉइंट किन किन चीज़ों पर डिस्कस किया गया है, जो थीम भी है इसकी, थीम है इस पोएम की अनशेकेबल फेथ इन गॉड। एक ऐसा फेथ है गॉड में जो अनशेकेबल है, जिसको हिलाया नहीं जा सकता, ठीक है। इस पोएम में हमें देखने को मिलेगा पोएट का रिलीजियस एटीट्यूड, ठीक है ना। इस पोएम में हमें मिलेगा सिंसियर है पोएट एंड सीरियस है, किसके बारे में? अबाउट हिज टास्क, अपने टास्क के लिए क्या है? फॉर हिज टास्क, सीरियस है फॉर हिज टास्क, अपने टास्क के लिए। एक पॉइंट मिलेगा कि पोएट की रेजिग्नेशन मिलेगी टू द विल ऑफ गॉड, जो गॉड की इच्छा उसके प्रति जो पोएट है वो पूरी तरह से समर्पण है। जो गॉड मेरे को ऑर्डर देगा मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। सॉरी। तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि पोएट अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को बताता है कि मैं ब्लाइंड हो गया। अब मैं ब्लाइंड हो गया तो मैं उस पोएट के लिए, उस गॉड के लिए, उस गॉड की सेवा में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने आप को रिग्रेट करता है, पश्चाताप करता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लास्ट में एक वर्ड आता है पेशेंस, PATIENC, पेशेंस। ये बहुत बड़ा वर्ड है, पेशेंस की लाइफ में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। पेशेंस वो टर्म है जिसको
हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन उसको पेशेंस यदि उसके अंदर है तो वो सब अपने मुकाम को हासिल कर लेगा। लेकिन पेशेंस उसका डगमगाया गया तो वहाँ पर बाधाएं आ सकती हैं। तो पेशेंस टर्म को तो बाद में एक पेशेंस इस टर्म में इस पोएम में यूज किया गया है। पेशेंस को पर्सोनिफिकेशन किया गया है, पर्सोनीफाई किया गया है, या पर्सोनिफिकेशन है इस टर्म में, पर्सोनिफिकेशन इसमें फिगर ऑफ स्पीच है, इसको पर्सोनीफाई किया गया है, इसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, इसको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया गया है कि पेशेंस बाद में जब कभी ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा तिल मिला रहा था, बहुत ज़्यादा आतुर था, क्या करूं क्या नहीं करूं, लास्ट में वो धीरे शांति से सोचता है और उसका धैर्य उसको जवाब देता है कि ऐसा नहीं है, गॉड ये सारी चीज़ें, गॉड को सब पता है कि कौन समर्थ है, कौन असमर्थ है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये सब कुछ गॉड की मर्जी पर डिपेंड करता है। तो पेशेंस धैर्य उसको क्या करता है, उसकी मरमर को, उसकी उस कंप्लेन जो करता है वो अपने आप से, उसको क्या करता है, उसको आंसर देता है। तो पेशेंस टर्म को इसमें पर्सोनीफाई किया गया है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इस पोएम में किस टर्म को पर्सोनीफाई किया गया है, तो पेशेंस को पर्सोनीफाई किया गया है। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने पढ़ा क्या, थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट में हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, टेक्स्ट पर किस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने केवल जो डिस्कस किया वो केवल अबाउट द पोएम, पोएम को कब लिखा गया, क्या चीज़ है, किस फॉर्म में, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। ठीक है, लास्ट में व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और भी जिससे कि मैं मोटिवेट हूँगा तो इस तरह की और अपकमिंग वीडियोस में डालता रहूँगा। ओके, धन्यवाद।